स्वर्णपुर नामक एक राज्य था। उसी राज्य में राजा विक्रम सिंह राज करते थे। वह बहुत न्यायप्रिय और चतुर थे। मंत्री जी, जाइए और हमारे राज्य में पता करके आइए, प्रजा को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है। जी महाराज, आप निश्चिंत रहिए। अगर किसी चीज की कमी हो तो बताना जरूर। किसी प्रकार का संदेह मत करना। नहीं नहीं मंत्री जी, महाराज ने इतना कुछ कर दिया है हमारे लिए, बस इतना ही काफी है। लेकिन महाराज कभी खुद नहीं आते प्रजा के बीच, ऐसा क्यों? महाराज महल के और राज्यों के कार्य में व्यस्त रहते हैं। व्यस्त रहते हैं या फिर उन्हें अपनी बुद्धि और चतुराई पर बहुत घमंड है, इसलिए आना नहीं चाहते वो प्रजा के बीच। महाराज जल्द ही तुम लोगों से मिलने आएंगे। महाराज की जय हो। क्या हुआ मंत्री जी, प्रजा को कोई दिक्कत और परेशानी तो नहीं है? नहीं महाराज, सब प्रजा बहुत खुश थी। लेकिन क्या? मंत्री जी बताइए। लेकिन प्रजा के मन में कुछ सवाल हैं। कैसा सवाल? आप प्रजा के बीच कभी नहीं जाते, तो सबका ये कहना है कि आपको अपनी बुद्धि या चतुराई पर बहुत घमंड है। हाँ, ये सच है कि हमसे ज़्यादा बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति इस पूरे राज्य में कोई भी नहीं है। अपना कार्य छोड़कर प्रजा के बीच नहीं जा सकता। राजा विक्रम सिंह को हर दिन एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता था। उन्हें अपनी बुद्धिमानी और चतुराई पर बहुत गर्व था। मंत्री जी, प्रजा से बात करने के लिए हमारी बैठक लगाई जाए। आप प्रजा से मिलेंगे महाराज? हाँ, क्यों नहीं। आखिर वो हमारी आज्ञा का पालन करते हैं, तो हमें भी उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। ठीक है महाराज, मैं अभी आपकी बैठक का संदेश राज्य में भेजता हूँ। हमने सुना है कि आप लोगों के मन में हमारे प्रति कई सवाल हैं और आप लोगों को लगता है कि हम आप लोगों से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि हमें अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड है। क्या ये सच है? क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे भूल हो गई। अरे डरो मत, हम बहुत खुश हैं कि तुमने खुद हमारे सामने आकर अपनी गलती स्वीकार कर ली। किसी और व्यक्ति को हमसे कोई शिकायत है तो वो भी सामने आए और अपनी बात रखे। जिस भी व्यक्ति को कोई समस्या या परेशानी हो, वह अपनी बात महाराज के सामने रख सकता है। नहीं नहीं महाराज, हम लोगों को आपसे कोई समस्या नहीं है। आप तो बहुत अच्छे राजा हैं जो अपनी प्रजा का इतना ध्यान रखते हैं। राजा विक्रम सिंह की जय, राज की जय हो। स्वर्णपुर राज्य की जनता अपने राजा से बेहद खुश थी। लेकिन राजा के मन में कहीं ना कहीं ये सवाल हमेशा रहता था कि क्या कोई ऐसा भी है जो उनसे भी अधिक चतुर और चालाक हो सकता है। मंत्री जी, जरा ये बताइए, क्या कोई ऐसा है हमारे राज्य में तो हमसे भी ज़्यादा चतुर और बुद्धिमान हो? नहीं महाराज, हमारे राज्य में तो क्या, किसी भी राज्य में आपसे ज्यादा चतुर तथा बुद्धिमान कोई नहीं है। मंत्री जी, कहीं आप ये बात हमें खुश करने के लिए तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं महाराज, मैं तो सत्य ही बोल रहा हूँ। आप चाहते हो तो आजमा कर देख लीजिए। हाँ मंत्री जी, आपने बिल्कुल सही कहा। तो जाइए, पूरे राज्य में घोषणा करवा दीजिए कि हमने एक बैठक का ऐलान किया है। बैठक? कैसी बैठक? हम जानते हैं हमसे ज़्यादा बुद्धिमान कोई नहीं और दुनिया में ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब हमारे पास ना हो। तो आप बेफिक्र जाइए और इस बैठक की घोषणा कर दीजिए। मंत्री ने राजा की आज्ञा का पालन करते हुए राज्य में एक विशेष आयोजन की घोषणा की। आज मैं ऐसी शर्त रख रहा हूँ जिसे सुनकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। जो भी इस शर्त को पूरा करेगा
मैं उसे आधा राज्य और अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा। शर्त यह है कि जो भी मेरे सामने 3 ऐसी अनोखी और असंभव मांग रखेगा जिसे मैं पूरा ना कर सकूं, वही इस शर्त का विजेता होगा। सभी दरबारी हैरान हो गए और इस शर्त के बारे में पूरे राज्य में खबर फैल गई। गांव-गांव के लोग इस पर चर्चा करने लगे। उसी राज्य के एक छोटे से गांव में वीर सिंह नामक युवक रहता था। वीर सिंह मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसकी स्थिति अच्छी नहीं थी। वीर भैया, अरे ओ वीर भैया, आपको पता चला राजा ने कैसी अजीब शर्त रखी है? अजीब शर्त? कैसी शर्त रखी है राजा ने? जरा मुझे भी तो बताओ। राजा ने बोला है कि उनसे जो भी ऐसी अजीब सवाल पूछेगा जिसका जवाब राजा ना दे पाए, तो राजा उसे राज्य का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति घोषित कर देगा और इनाम में उसे अपना आधा राज्य भी देगा और अपनी बेटी सावित्री से शादी भी करवा देंगे। क्या राजा ने ये कैसी शर्त रख दी? राजा की चतुराई के किस्से तो दूर गांव-गांव तक मशहूर हैं। तो राजा को हराएगा कौन? बुद्धिमान तो तुम भी कम नहीं हो। तुम चाहो तो तुम भी अपनी बुद्धि का उपयोग करके राजा को हरा सकते हो और इससे आधा राज्य का राजा बन सकते हो। अगर मैं ये शर्त जीत जाऊं तो मेरा जीवन बदल जाएगा। आधा राज्य और राजकुमारी सावित्री से विवाह, यह तो किसी साधारण इंसान के लिए एक सपना ही हो सकता है। वीर सिंह ने अपने मित्र धवल के साथ मिलकर योजना बनानी शुरू की। धवल बेहद चालाक और समझदार था। देखो वीर, यह शर्त जितनी आसान लग रहा है उतनी ही कठिन है। राजा बहुत चतुर है, हमें कुछ ऐसा सोचना होगा जो वास्तव में असंभव हो। वीर सिंह ने धवल की बात से सहमति जताई और दोनों ने योजना बनानी शुरू कर दी। वहीं दूसरी ओर राज्य में एक धनी और धूर्त व्यापारी गोपाल दास भी था, जिसे अपनी चतुराई पर बहुत गर्व था। जब उसे राजा की शर्त के बारे में पता चला, अगर मैं इस शर्त को जीतकर राज्य का आधा हिस्सा और राजकुमारी का हाथ प्राप्त कर लूं तो गोपाल दास ने अपनी तरफ से कई चालें सोची। अरे चाचा, जरा मेरी सहायता तो करो। राजा की शर्त के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जरा कुछ ऐसे सवाल तो बताओ मुझे जो मैं राजा से पूछूं और वो उनका जवाब न दे पाए। अरे भाई, तुम जानते ही हो राजा जी को हराना आसान नहीं है, तो उसे हराने की तरकीब तुम खुद ही बनाओ। मैं तो बस गांव में मची हलचल का आनंद ले रहा हूँ। राजा के सामने ऐसी मांगे रखूंगा जो असंभव प्रतीत हो, लेकिन हाँ, राजा के चतुर दिमाग को हल्के में नहीं लूंगा। दरबार के मुख्य पंडित नारायण राजा के बेहद करीब थे। उन्होंने राजा को इस शर्त के परिणाम के बारे में सावधान किया। महाराज, यह शर्त जितनी रोचक है उतनी ही खतरनाक भी हो सकती है। यदि कोई वास्तव में असंभव मांग रख दे तो आप अपने राज्य का बड़ा हिस्सा खो सकते हैं। आपको इस शर्त को गंभीरता से लेना होगा। पंडित जी, मुझे अपनी बुद्धिमानी पर पूरा विश्वास है। कोई भी ऐसी मांग नहीं रख सकता जिसे मैं पूरा ना कर सकूं। यही इस शर्त का असली मजा है। राज्य में एक और चालाक व्यक्ति था जिसका नाम बुद्धिराम था। वह गांव में अपनी चालाकी और बुद्धिमानी के लिए जाना जाता था। राजा को अपनी चतुराई से मात दूंगा। उसने शर्त को जीतने के लिए एक योजना बनाई और दरबार में राजा के सामने पेश हुआ। महाराज की जय हो।
जय हो महाराज की। महाराज, मैंने आपकी शर्त सुनी है और मैं यहाँ अपनी 3 मांग रखने आया हूँ। राजा ने उत्सुकता से उसकी बातें सुनी। बुद्धिराम ने अपनी पहली मांग रखी। मेरी पहली मांग है कि आप मुझे ऐसी चीज ला कर दें जो एक साथ आग और पानी दोनों में बिना नष्ट हुए रह सके। तुम्हारी यह मांग अनूठी है, लेकिन असंभव नहीं। मैं तुम्हें ऐसी धातु का पात्र दूंगा जो आग में भी सुरक्षित रहेगा और पानी में भी। बुद्धिराम की पहली मांग राजा ने पूरी कर दी। अब बुद्धिराम ने अपनी दूसरी मांग रखी। मेरी दूसरी मांग है कि आप मुझे ऐसा जानवर दिखाएं जो आधा शेर हो और आधा हाथी। ऐसा कोई जानवर तो प्रकृति में नहीं है, लेकिन कला के माध्यम से मैं तुम्हारी यह मांग पूरी कर सकता हूँ। मेरे कलाकार तुम्हें ऐसे चित्र बनाकर दे देंगे। महाराज, मेरी तीसरी मांग है कि आप मुझे ऐसा इंसान दिखाएं जिसने आज तक कोई झूठ ना बोला हो। इस दुनिया में कोई भी इंसान पूर्ण नहीं है। हर इंसान ने कभी न कभी झूठ बोला है, लेकिन जो हमसे सच बोलने का प्रयास करता है वह सबसे उत्तम है। महाराज की जय हो। जय हो महाराज की। राजा की यह बात सुनकर बुद्धिराम ने स्वीकार कर लिया कि राजा की बुद्धिमानी से पार पाना संभव नहीं है। वह हार मानकर वहां से चला गया। अब वीर सिंह की बारी थी। वह आत्मविश्वास से भरा हुआ दरबार में आया और राजा विक्रम सिंह के सामने 3 अनूठी मांग रखने के लिए तैयार था। महाराज, मेरी पहली मांग है कि आप मुझे एक ऐसी वस्तु दो जो एक समय में अदृश्य भी हो और दिखाई भी दे। राजा विक्रम सिंह ने वीर सिंह की पहली मांग सुनी और कुछ देर तक सोचा। दरबार में हलचल मच गई। वीर सिंह, यह मांग जितनी अजीब है उतनी ही सरल है। मैं तुम्हें एक आईना देता हूँ। आईना वो वस्तु है जो दिखाई भी देती है और उसमें दिखने वाली छवि अदृश्य भी होती है, क्योंकि वह वास्तविक नहीं होती। वीर सिंह राजा के उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी दूसरी मांग रखी। महाराज, मेरी दूसरी मांग है कि आप मुझे एक ऐसा आदमी दिखाएं जिसने कभी कुछ ना खाया हो, ना पिया हो और वह फिर भी जीवित हो। तुम्हारी यह मांग भी असंभव नहीं है वीर सिंह। एक नवजात शिशु जब माँ के गर्भ में होता है तो वह ना तो कुछ खाता है और ना ही कुछ पीता है, फिर भी वह जीवित रहता है। वीर सिंह ने राजा का जवाब सुना और एक बार फिर राजा की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। अब उसकी अंतिम और सबसे कठिन मांग थी। महाराज, मेरी तीसरी और अंतिम मांग है कि आप मुझे वह दिखाएं जो इस संसार में मौजूद नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। यह मांग पूरी तरह से असंभव लग रही थी। सबकी नजरें अब राजा विक्रम सिंह पर थी। उन्होंने गंभीरता से वीर सिंह की ओर देखा और कुछ पल के लिए सोचा। वीर सिंह, तुम्हारी यह मांग भी पूरी कर सकता हूँ। जो इस संसार में मौजूद नहीं है वह तुम्हारे विचार हैं। विचार अमूर्त होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव दुनिया पर पड़ता है। मैं तुम्हें तुम्हारे खुद के विचार दिखा सकता हूँ, क्योंकि वह इस संसार में दिखाई नहीं देते। राजा का यह उत्तर सुनकर दरबार में बैठे सभी लोग हैरान रह गए। वीर सिंह ने राजा की इस अनूठी सोच की सराहना की। वह समझ गया कि राजा विक्रम सिंह को हराना आसान नहीं है। महाराज, आपने मेरी हर मांग पूरी करके यह साबित कर दिया है कि आपकी बुद्धिमत्ता के सामने कोई नहीं टिक सकता। मैं यह शर्त हार जरूर गया हूँ, लेकिन मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं है, क्योंकि मैंने आपसे बहुत कुछ सीखा है। राजा विक्रम सिंह ने वीर सिंह की ईमानदारी और साहस की प्रशंसा की।
उन्होंने वीर सिंह को अपने पास बुलाया और कहा, वीर सिंह, तुमने अपने साहस और चतुराई से साबित किया है तुम कोई साधारण व्यक्ति नहीं हो। शर्त हारने के बावजूद तुमने मेरे दिल में एक विशेष स्थान बना लिया। मैं तुम्हें पुरस्कार स्वरूप इस राज्य का एक सम्मानजनक पद और अपनी सेना में एक महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान करता हूँ। इस बीच महाजन गोपाल दास ने राजा से कहा कि उसने ऐसी 3 मांग सोची है जिन्हें पूरा करना असंभव होगा। महाराज को मेरा प्रणाम। आओ आओ गोपाल दास, तुम्हारी क्या मांग है? महाराज, मेरी पहली मांग है कि आप मुझे ऐसी जमीन दे जो राज्य के बाहर हो लेकिन आपकी सीमा के अंदर हो। गोपाल दास, यह मांग असंभव नहीं है। मैं तुम्हें अपने राज्य का वह भूभाग दूंगा जो समुद्र के किनारे पर है। वह जमीन राज्य के बाहर तो है लेकिन मेरी सीमा के अंदर आती है। गोपाल दास हैरान रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपनी दूसरी मांग रखी। मेरी दूसरी मांग है कि आप मुझे ऐसी संपत्ति दें जिसका कोई मालिक ना हो। गोपाल दास, राज्य में कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका कोई वारिस नहीं है। वह सभी सरकारी संपत्ति हैं जिनका कोई निजी मालिक नहीं है। मैं तुम्हें उनमें से एक संपत्ति दे सकता हूँ। महाराज, मेरी अंतिम मांग है कि आप मुझे ऐसा खजाना दें जिसे आपने देखा ना हो और ना जिसकी कोई कीमत हो। गोपाल दास, तुम्हारी यह मांग भी पूरी की जा सकती है। जो खजाना मैंने नहीं देखा हो और जिसकी कोई कीमत ना हो वह समय है। समय सबसे बड़ा खजाना है जिसे ना तो किसी ने देखा है और ना ही उसकी कोई कीमत है। महाराज की जय हो, जय हो। गोपाल दास ने यह सुनकर हार मान ली और दरबार से बाहर चला गया। राजा विक्रम सिंह की बुद्धिमानी और चतुराई ने सभी को प्रभावित किया। उनकी शर्त का उद्देश्य केवल ये दिखाना नहीं था कि वह सबसे चतुर है। मेरा मकसद आप सभी लोगों को यह दिखाना नहीं था कि मैं बहुत चतुर और बुद्धिमान हूँ, बल्कि यह भी था कि जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है। वीर सिंह और धवल और राज्य के सभी लोगों की बुद्धिमत्ता भी कुछ कम नहीं है। सब ने अपनी अपनी बुद्धि को बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया है। कुमारी सावित्री, जो इस पूरी प्रतियोगिता को देख रही थी, वीर सिंह, आपके साहस और ईमानदारी की सराहना करनी होगी। आप बहुत अच्छे और ईमानदार व्यक्ति हैं। पुत्री सावित्री, क्या आपको वीर सिंह पसंद आए? पिताजी, आपकी बुद्धि का कोई जवाब नहीं, लेकिन वीर सिंह की चतुराई और ईमानदारी ने हमें प्रभावित किया है। वीर सिंह ने हमें आपकी परछाई नजर आती है। राजा विक्रम सिंह ने वीर सिंह को अपनी बेटी सावित्री का हाथ सौंप दिया और राज्य के उत्तराधिकारी के रूप में नामांकित कर दिया।